वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 2027 तक खत्म होगा गाजीपुर का कूड़े का पहाड़। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। दिल्ली के गाजीपुर रेनफील्ड साइट पर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार को साइट का निरीक्षण कर कूड़ा निस्तारण और बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सफाई के निर्देश दिए कि काम की रफ्तार बढ़ाई जाए और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इस प्रोजेक्ट को तेज सीमा से पहले पूरा किया जाए। 2027 के अंत तक यहां से कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही गई है। दिल्ली में बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों के तबादले। 16 आईएएस और DANICS अधिकारियों को मिली नई नियुक्ति। देखिए लिस्ट। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़े स्तर पर DANICSR प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा और दिल्ली अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के कई अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को मंजूरी दी है। इसके साथ कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच एक्शन यूपी से फर्जी नोट छापने वाले गैंग का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय नकली नोट छापने और चलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 मुख्य सदस्य राकेश अरोड़ा, रवि अरोड़ा और विवेक कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 3,24,000 रुपए के नकली नोट, अधछपे नोटों की शीटें, प्रिंटर, केमिकल और अन्य सामान बरामद किया है। देखिए दिल्ली की सड़क की दुर्दशा। राम कुमार मार्ग चौक पर जान हथेली पर रख निकलते हैं लोग। दिल्ली में मोतिया खान स्थित राम कुमार मार्ग चौक राहगीर और वाहन चालकों के लिए हर दिन जान हथेली पर लेकर निकलने जैसा हो गया है। सड़क पर भरा गंदा पानी और बड़े बड़े गड्ढों के कारण यहां से गुजरना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। इस जर्जर चौक से हर रोज हजारों लोग पहाड़गंज, नवी करीम, सदर बाजार, रानी झांसी रोड के लिए आवागमन करते हैं। इसके बावजूद विधायक और एमसीडी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस दुर्दशा का मुख्य कारण इलाके के जाम पड़े सीवर और टूटी हुई पानी की लाइनें हैं। निवासियों के मुताबिक यहाँ यह समस्या लगभग 8 माह से बनी हुई है। दूसरा, यहाँ साफ पानी की लाइन भी टूटी पड़ी है। इस कारण घरों में सप्लाई होने वाले साफ पानी में भी सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है, जिस स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ रही है। कई बार गड्ढों में वाहन फंसने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की मार, हवा में मामूली सुधार। AQI अभी भी चिंताजनक। राजधानी का AQI जो पिछले कई दिनों से 300 से ऊपर बेहद खराब श्रेणी में था, मंगलवार को गिरावट का रुख दिया। हवा के चलने के साथ ही वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और दिल्ली वासियों ने इस सुधार को महसूस किया। निकट भविष्य में इसके खराब से बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। कुछ जगहों पर अभी भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। आनंद विहार का AQI 413 पर पहुंचकर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जबकि चांदनी चौक में 340 और IJ एयरपोर्ट क्षेत्र में 282 दर्ज किया गया है। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने NDMC से सीखा स्वच्छ हरित शहर और ई-गवर्नेंस मॉडल। श्रीलंकाई अधिकारियों के एक 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने NDMC मुख्यालय का दौरा किया और एक स्वच्छ हरित और नागरिक अनुकूल शहर बनाने के गुर सीखे। स्वच्छ शहर एक बेहतर भविष्य शीर्षक से आयोजित एक परिचर्चा में NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा ने सतत शहरी विकास और आधुनिक नागरिक प्रशासन के प्रति NDMC के एकीकृत दृष्टिकोण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने उन प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला जिन्होंने NDMC को एक बेहतर शहर बनाया है। नगर परिषद के वित्त, शिक्षा, बिजली, चिकित्सा और बागवानी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने अपनी प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला। मशीनीकृत स्वच्छता, रात्रिकालीन सफाई, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण जैसे प्रयोगों पर भी चर्चा की।
सीएम मोहन यादव का दावा, बिहार में विरोधियों ने उनका हेलीपैड खोदा, अधिकारियों ने किया खंडन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को बिहार चुनावी दौरे के दौरान सनसनीखेज दावा किया कि सत्तारूढ़ एनडीए के विरोधियों ने डर से उनकी रैली स्थल तक जाने वाले हेलीपैड और सड़क को खो दिया था। भाजपा की वरिष्ठ नेता ने जनसभा में यह बात कही और बिना स्थान बताए उसका वीडियो क्लिप अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। यादव ने कहा, यहाँ आने वाले मुझे बताया गया कि एनडीए की जीत से डरे हमारे विरोधियों ने हेलीपैड और रास्ता खोद दिया है, लेकिन मैं बिना जान की परवाह किए बेखौफ होकर पहुंच गया। दिन भर में यादव ने पटना में रोड शो किया, शहर के बाहरी इलाके मनेर में रैली को संबोधित किया और मधेपुरा जिले में एक अन्य चुनावी सभा की। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कसी नकेल, पंजाब हरियाणा में पराली जलाने वालों से वसूला गया 55.75 लाख जुर्माना। दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए संबंधित एजेंसियां स्वास्थ्य समस्या बढ़ने पर नहीं पहले कदम उठाने को कहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से इस संबंध में विस्तृत शपथ पत्र देने को कहा है। वही AQM ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रदूषण रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उसने पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने और एनसीआर में आवश्यक कदम उठाए जाने का दावा किया और कहा कि दिल्ली सरकार व एनसीआर के शहरों से संबंधित राज्य सरकारों और पंजाब सरकार के साथ मिलकर समस्या के समाधान के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली में बच्चों की सांसों पर संकट, माओ ने सरकार से कहा, अब और इंतजार नहीं, हेल्थ अलर्ट जारी करें। हमारे बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सुबह उठते ही खांसते हैं, गले में खराश है और खेल के मैदान में भी मास्क पहन रहे हैं। सांसों पर बने इस संकट को लेकर जल्दी हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। सरकार से यह अपील दिल्ली एनसीआर की माओ ने की है। इसे लेकर एनसीआर सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र भेजकर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू के लिए एमसीडी की बड़ी तैयारी, 149 ऊंची इमारतों पर लगेगी एंटी स्मोक गन। दिल्ली में वायु प्रदूषण इतनी खराब स्थिति में है, उसके मद्देनजर एमसीडी ने 149 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन लगाने की तैयारी की है। साथ ही 591 किलोमीटर लंबी और सड़कों और नालों के पुनर्निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि एमसीडी ने बिल्डिंग विभाग ने जिन ऊंची इमारतों को एंटी स्मोक लगाने के लिए चिन्हित क्या है, उसमें माल कार्यालय, होटल और शैक्षणिक संस्थान शामिल है। अभी तक 15 ऊंची इमारतों पर वायु में जहरीले कण को कम करने वाले एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं। इसी तरह लैंडफिल स्थलों और संयंत्रों पर 20 स्थायी एंटी स्मोक गन लगे हैं। महापौर आगे बताते हैं कि वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत मुख्य सड़कों की सफाई के लिए 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर तैनात किए गए हैं, जो एक दिन छोड़कर लगभग 3400 किलोमीटर सड़कों की सफाई करते हैं। बाजार बने फुट ओवर ब्रिज, नेता आते ही गायब, आमदिरों में हादसे की बेला का कौन जिम्मेदार। आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन यमुना पार्क क्षेत्र का सबसे बड़ा बस अड्डा है। स्टेशन के बाहर बने फुट ओवर ब्रिज को पुल कहना गलत होगा। ये फुट ओवर ब्रिज पूरी तरह से बाजार में तब्दील हो चुका है। हजारों पैदल यात्री आनंद विहार से कौशाम्बी तक फुट ओवर ब्रिज के जरिए आवागमन करते हैं। पीडब्ल्यूडी का यह पुल अब रेहड़ी पटरी का बाजार बन चुका है। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस स्थिति से बेखबर नजर आ रहे हैं। आरोप है कि फुट ओवर ब्रिज पर कब्जा करने वाले लोग अपना कब्जा बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हर महीने मोटी रकम देते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि जब भी कोई बड़ा नेता आनंद विहार का निरीक्षण करता है तो यह बाजार गायब हो जाता है। इससे पता चलता है कि सरकारी विभाग सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। उन्हें फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर जान जोखिम में डालने वाले पैदल यात्रियों की जान की कोई परवाह नहीं है। कचरा जलाओ, बिजली बनाओ, गाजीपुर में लगेगा नया प्लांट, दिल्ली होगी स्वच्छ और चमकदार। दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने अतिरिक्त आयुक्त लीलाधर मेघवाल, उपायुक्त बादल कुमार और जोन अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा के साथ कचरा निपटान कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लैंडफिल को नवीनतम तकनीक और आधुनिक मशीनों का उपयोग करके कचरा निपटान में तेजी लाकर लैंडफिल की ऊंचाई कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लैंडफिल में एक नया अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे कचरा निपटान ऊर्जा उत्पादन दोनों संभव होगा।
बंगला साहिब से नानक पाव तक गतका दलों निहंगों के करतब। दिल्ली में 556वां प्रकाश पर्व पर उत्साह। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश पर्व आज गुरुद्वारों में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नई दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों बंगला साहिब, शीशगंज, रकाबगंज और बाला साहिब को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सभी छोटे बड़े गुरुद्वारों में लंगर, शबद कीर्तन, सामूहिक प्रार्थना और विशेष दीवान के साथ भव्य आयोजन होगा। रामधारी संघ सेवा समिति भी मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एक भव्य गुरु पर्व कार्यक्रम का आयोजन करेगी। दिल्ली के अस्पतालों में दवा संकट, मरीजों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ना तो सभी दवाएं मिल रही है और ना ही सभी वादे के मुताबिक जांच हो रही है। मरीजों को हर 4 में से 2 दवाएं खुद खरीदनी पड़ रही है। ये स्थिति अस्पतालों में होने वाली जांचों की भी है। यही वजह है कि दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल के आसपास दवा और डायग्नोस्टिक्स का बड़ा कारोबार पनप रहा है। हर साल खून और रेडियोलॉजी से जुड़ी जांचों और दवाओं का कारोबार करोड़ों रुपए का हो रहा है। लोकनायक, जीबी पंत, जीटीबी और लालू बहादुर शास्त्री समेत सभी सरकारी अस्पतालों में यही स्थिति है। मरीज परेशान है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और सरकार बेपरवाह है। यह स्थिति मरीजों और उनके तीमारदारों का आरोप नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध 2025 पर कैग की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। मुख्य बात यह है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। असाध्य बीमारी से जूझ रहे 50 बच्चों की जिंदगी खतरे में। फंड के अभाव में इलाज रुका तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावक। लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर जैसी असाध्य बीमारियों से पीड़ित 50 से अधिक बच्चों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। ऐसा राष्ट्रीय साध्य योग नीति 2021 के तहत एक मुश्त 50 लाख रुपए की सीमा पार होने पर सहायता बंद होने से हुआ है। पीड़ित बच्चे बिना दवा के हैं, अस्पतालों में उनका उपचार ठप पड़ा है। अभिभावक चिंतित और परेशान है। वे न्याय की अंतिम उम्मीद में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर सपोर्ट सोसाइटी के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई को पत्र भेजकर इस संदर्भ में लंबित विशेष अनुमति याचिका पर त्वरित सुनवाई की अपील। दिल्ली जू प्रशासन ने शुरू की रीओपनिंग की प्रक्रिया। बर्ड फ्लू पर काबू मिलने की फाइल रिपोर्ट का इंतजार। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में जल्द ही दर्शकों को वन्यजीवों का दीदार करने को मिलेगा। चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार बर्ड फ्लू के नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि 30 अक्टूबर को चौथे पाक्षिक निगरानी नमूने ले गए थे, जिन्हें जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट इस सप्ताह आने की उम्मीद है। बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद लगभग 2 माह से बंद चिड़ियाघर अब जांच रिपोर्ट आने और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलने से ही दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। पेंडेंट स्टार्क और ब्लैक हेडेड आइबिस सहित कई पक्षियों की मौत के बाद 30 अगस्त को चिड़ियाघर को एहतियातन सभी दर्शकों के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया था। दिल्ली एचसी का बड़ा फैसला। अवैध धन से निवेश कर शेयर मूल्य में उछाल लाना मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि अवैध गतिविधि के आधार पर शेयर मूल्य में वृद्धि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के तहत अपराध की आय के बराबर है। प्रवर्तन निदेशालय की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अपराध की आय से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि शामिल है। अदालत ने कहा कि इसलिए इसे ईडी द्वारा कुर्क किया जा सकता। दिल्ली से फिरोजपुर के लिए इस सप्ताह शुरू होगी वंदे भारत मोगा इंटरसिटी एक्सप्रेस का होगा विस्तार। दिल्ली से फिरोजपुर के बीच रेल यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के साथ ही मोगा इंटरसिटी एक्सप्रेस को विस्तार देने की तैयारी है। पिछले माह दिल्ली से फिरोजपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई थी। 8 नवंबर से इसी की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से शामिल होकर अलग अलग शहरों के लिए 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें दिल्ली फिरोजपुर वंदे भारत भी शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7:55 पर फिरोजपुर से चलेगी और भटिंडा, धूरी, पटियाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत होते हुए दोपहर 2:35 पर दिल्ली पहुंचेगी। यह दिल्ली से शाम 4 बजे वापसी यात्रा शुरू करेगी और रात 10:30 बजे फिरोजपुर पहुंचेगी। बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार आईएएस पोटम को दिल्ली सरकार ने हटाया। 16 और अधिकारियों का कार्यभार बदला। अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार होने पर दिल्ली सरकार ने आईएएस तालो पोटम को लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव के पद से हटा दिया है। सरकार ने आईएएस पोटम को निलंबित करने से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दी है। वहीं सरकार ने इनके स्थान पर बिक्री एवं कर विभाग में विशेष आयुक्त सुनील अंचिपिका को अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह जिम्मेदारी दे दी है।
है। इन्हें मिलाकर सरकार ने कुल 7 IAS और 9 दानिश अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। लगभग सभी IAS को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है तो कई दानिश को नई जिम्मेदारी दी गई है। विश्व विजेता बनकर लौटी क्रिकेट की शेरनियां, दिल्ली एयरपोर्ट पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भव्य स्वागत। विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार शाम करीब 7:45 बजे मुंबई से नई दिल्ली पहुंची। IJ एयरपोर्ट के जनरल एविएशन टर्मिनल पर खिलाड़ियों के कदम रखते ही माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रशंसकों ने अपने चहेते खिलाड़ियों का फूल माला और उत्साह भरे नारों से स्वागत किया। लोगों में टीम के साथ तस्वीर खिंचवाने और इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने की होड़ लगी रही। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खिलाड़ियों के टर्मिनल से बाहर निकलते उन्हें विशेष बस में बिठाया गया, जबकि टीम के सदस्य निजी वाहन से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। दिल्ली में निकलेगी बागेश्वर धाम की सनातन एकता पदयात्रा, 7 को डायवर्जन, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आधे कात्यायनी मंदिर छतरपुर से 7 नवंबर को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बागेश्वर धाम के 50 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है और साथ ही वाहनों का एक बड़ा काफिला भी आने का अनुमान जताया गया है। इस पदयात्रा के सुचारू संचालन के लिए पहले से ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से व्यापक यातायात व्यवस्था की गई है। इसके चलते 7 नवंबर को कई मार्गों पर विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली के महरौली में पदयात्रा के आरंभ बिंदु और उसके आसपास यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया गया है। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर राशिद केबलवाला फिर से फरार, अजरबैजान की गिरफ्त से निकल अब पहुंचा इस न्यायाधीश। दिल्ली में कई हत्याओं में शामिल कुख्यात भगोड़ा गैंगस्टर राशिद केबलवाला अजरबैजान पुलिस को चकमा देकर वहां से मलेशिया भागने में कामयाब रहा। पिछले माह इस्तांबुल से अजरबैजान आने पर उसे हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन भारतीय व अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर संबंध न होने के कारण उसे प्रत्यर्पण पर भारत को नहीं सौंप दिया गया। भारतीय एजेंसियां उसे मलेशिया के संपर्क में है। यमुना पार का रहने वाला राशिद केबलवाला दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड की सूची में से एक है। उसे बाकू के हैदर अलीवी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उसके यात्रा दस्तावेज में विसंगतियों के कारण हिरासत में लिया था, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उसे भारत को नहीं सौंपा। राशिद तिहाड़ जेल में बंद यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम बाबा का करीबी सहयोगी है और उसके गिरोह के लिए काम करता है। JNU छात्र संघ चुनाव 2025 7% मतदान के बाद अब 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। वाम बनाम ABVP की जंग में NSUI ने बनाया त्रिकोण। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को 2025-26 के JNU छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुए हैं। सुबह से ही परिसर में छात्र अपने अपने केंद्रों पर कतारों में खड़े होकर मतदान करते नजर आए। 2 सत्रों में चल रहे मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू होकर मतदान पोलिंग एजेंट के देरी में पहुंचने के कारण करीब 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया गया। वोटों की गिनती रात 9 बजे से आरंभ होगी, जबकि परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। JNU छात्र संघ चुनाव 2025 में इस वर्ष 67% मतदान हुआ है। पिछले वर्ष 70% मतदान हुआ था। दहेज उत्पीड़न में रिश्तेदारों को घसीटने पर दिलेसी ने जताई चिंता, कलह को क्रूरता मनाने से इनकार। वैवाहिक कलह से पुरुष के स्वजन ही नहीं, दूर के रिश्तेदारों को दहेज उत्पीड़न सहित अन्य गंभीर अपराधों से घसीटने की बढ़ती प्रवृत्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य उतार चढ़ाव के दौरान होने वाले ताने और सामान्य पारिवारिक कलह मात्र क्रूरता का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि दोहराने की जरूरत नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498(1) को वर्ष 1983 में दहेज की मांग से जुड़े अपराधों की प्रवृत्ति को देखते हुए जोड़ा गया था, ताकि महिलाओं को उनके पति और उनके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता से बचाया जा सके। DDCA की अपने पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, पूर्व क्रिकेटर आशु दानी और सुरेंद्र खन्ना को किया बर्खास्त। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार की अनधिकृत व विवादास्पद क्रिकेट गतिविधियों से जुड़ाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघ ने पूर्व क्रिकेटर और जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष रहे आशु दानी को उनके पद से हटा दिया है। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेट कीपर व क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सुरेंद्र खन्ना को भी उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। DDCA की यह कार्रवाई विवादास्पद इंडियन हेवन प्रीमियम लीग टूर्नामेंट में दोनों के शामिल होने के आरोपों के बाद सामने आई है। ये टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर क्रिस गेल और प्रवीण कुमार जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।